नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले जानते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। केंद्रीय गृह मंत्री ने आतंकवाद रोधी एजेंसियों की प्रभावशीलता बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाई गई। अमेरिका के फ्रीडम हाउस ने फ्रीडम ऑन द नेट 2023 द रिप्रेसिव पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शीर्षक से अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की। आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI ने कैप्चरिंग द रेजिलियंस डिविडेंड रिपोर्ट जारी की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 6 शहरी स्थानीय निकायों के लिए प्रायोगिक वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाएं शुरू की। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA 1967 के तहत जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैर कानूनी संगठन घोषित किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने आतंकवाद रोधी एजेंसियों की प्रभावशीलता बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। हाल ही में गृह मंत्री ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आयोजित आतंकवाद रोधी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी एजेंसियों को ऐसा कठोर रुख अपनाना होगा कि नए आतंकवादी संगठन न बन सकें। इसमें यह भी सुझाव दिया गया कि मॉडल आतंकवाद रोधी संरचना विकसित करनी होगी। इसे सभी राज्यों के लिए NIA के तहत स्थापित किया जाना चाहिए। वर्तमान में केंद्र और राज्य स्तर पर अलग अलग एंटी टेररिज्म एजेंसीज काम कर रही हैं। राज्य स्तर पर एंटी टेररिज्म एजेंसीज में एक रूपता लानी होगी। केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए राज्य ATAs में एक समान पदानुक्रम और मानक संचालन प्रक्रिया होनी चाहिए। इसके अलावा डेटा उपयोग के बारे में ये कहा गया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को अधिक सफल बनाने के लिए सभी ATAs को डेटाबेस का बहुआयामी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपयोग करना चाहिए। भारत में प्रमुख आतंकवाद रोधी एजेंसियां हैं। केंद्र स्तर पर देखें तो गृह मंत्रालय के अधीन ATAs हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नाम से जिसे हम जानते हैं। ये आतंकवाद रोधी कानूनों को लागू करने वाली केंद्रीय एजेंसी है। इसका गठन मुंबई आतंकवादी हमले के बाद NIA अधिनियम 2008 के तहत किया गया था। इसके कार्यक्षेत्र में पूरा भारत आता है, यहाँ तक कि विदेशों में रहने वाले भारतीय भी इसके दायरे में आते हैं। और दूसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG। इसे ब्लैक कैट्स के नाम से भी जानते हैं। ये आतंकवाद रोधी गतिविधियों से निपटने के लिए एक विशेष बल है। वहीं राज्य स्तर पर देखें तो यहाँ पर आतंकवाद रोधी दस्ता यानी ATS होता है। ये राज्य पुलिस के अधीन आतंकवाद रोधी विशेष इकाइयां होती हैं। इसके अलावा है स्पेशल टास्क फोर्स। राज्यों द्वारा इनका गठन किया जाता है। संगठित अपराध, आतंकवाद के वित्त पोषण आदि से निपटने के लिए इनका गठन किया गया है। भारत ने आतंकवाद से निपटने के और भी कई प्रयास किए हैं, जैसे कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी नेट ग्रिड। इसकी स्थापना आतंकवादियों, आर्थिक अपराधों और इसी तरह की अन्य गतिविधियों पर जानकारी को साझा करने के लिए एक सहज और सुरक्षित डेटाबेस के रूप में की गई है। विश्व स्तर पर भी आतंकवाद से निपटने के कई उपाय किए गए हैं, जैसे कि भारत ने 1986 में संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय CCIT पर प्रारूप दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। भारत संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद रोधी कार्यालय UNOCT का भी सदस्य है। भारत वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF का सदस्य है। ये संगठन वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण की निगरानी करने वाली संस्था है। और अब बात करते हैं अगली खबर की। वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाई गई। रानी दुर्गावती का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा में महोबा के चंदेल राजवंश में हुआ था। उनका विवाह 1542 में गड़ा कटंगा के गोंड राजवंश के शासक दलपत शाह से हुआ था। रानी ने 1550 में दलपत शाह की मृत्यु के बाद अपने पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में गोंड राजवंश की सत्ता संभाली। रानी दुर्गावती ने रानी ताल, चेरी ताल और आधार ताल जैसे जलाशयों का निर्माण कराया था। उन्होंने अपनी राजधानी सिंगौरगढ़ से चौरागढ़ स्थानांतरित की। नई राजधानी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित थी। रानी दुर्गावती ने आचार्य विट्ठलनाथ को गढ़ में पुष्टि मार्ग पंथ की एक पीठ स्थापित करने की अनुमति दी थी। तारीख फरिश्ता के मुताबिक दुर्गावती ने मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित किया था। उनके शासनकाल के दौरान अकबर ने गोंड साम्राज्य पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण का नेतृत्व आसफ खान ने किया था।
दुर्गावती की कहानी के बारे में अकबर के इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है। इसके अलावा ब्रिटिश कर्नल स्लीमन की रचनाओं से भी दुर्गावती की वीरता की कहानियों का पता चलता है। चंदेल राजवंश मध्य भारत में शासन करने वाला एक राजपूत वंश था। इस राजवंश की स्थापना 835 ईस्वी में नन्नुक ने की थी। चंदेल शासकों की राजधानी खजुराहो थी, हालांकि बाद में इसे बदलकर महोबा कर दिया गया था। चंदेल राजवंश का काफी अहम योगदान रहा। चंदेल शासकों ने 10वीं शताब्दी के मध्य में खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। उन्होंने बुंदेलखंड की समृद्ध विरासत के निर्माण में योगदान दिया था। साथ ही महोबा में सूर्य मंदिर और कालिंजर किले के अंदर कई मंदिरों का निर्माण करवाया था, जो सभी लोगों के लिए खुले थे। रानी दुर्गावती के सम्मान में हर वर्ष 24 जून को बलिदान दिवस मनाया जाता है। और अब बात करते हैं अगली खबर की। अमेरिका के फ्रीडम हाउस ने फ्रीडम ऑन द नेट 2023 द रिप्रेसिव पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शीर्षक से अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जनरेटिव एआई उपकरण ऑनलाइन दुष्प्रचार अभियानों को बढ़ावा देने का खतरा पैदा करते हैं। ये उपकरण ऑटो टेक्स्ट, ऑडियो और इमेज बना सकते हैं। इस तरह के उपकरण तेजी से अधिक परिष्कृत, सुलभ और उपयोग में आसान हो गए हैं। कम से कम 47 सरकारों ने कवरेज अवधि के दौरान ऑनलाइन चर्चाओं को अपने पक्ष में करने के लिए कमेंटेटर्स का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया। ये संख्या एक दशक पहले की संख्या से लगभग दोगुनी हो गई है। एआई ने सरकारों को अपनी ऑनलाइन सेंसरशिप बढ़ाने और परिष्कृत करने में सक्षम बनाया है। कम से कम 21 देशों के कानूनी ढांचों ने प्रतिकूल राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक भाषणों को हटाने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बाध्य या प्रोत्साहित किया है। इंटरनेट की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए कई सिफारिशें भी की गईं, जैसे कि अतीत से प्राप्त अनुभवों के आधार पर एआई को विनियमित करने के लिए एक रोड मैप विकसित करना चाहिए। एआई उपकरणों का उपयोग करने वाले राज्य और गैर राज्य दोनों अभिकर्ताओं के लिए मजबूत मानवाधिकार आधारित मानकों की स्थापना करनी चाहिए। गोपनीयता, स्वतंत्र अभिव्यक्ति आदि के समक्ष लंबे समय से चले आ रहे खतरों का समाधान करने की जरूरत है। पारदर्शिता, डेटा गोपनीयता और प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी तय करने वाले कानूनों को मजबूत करने की जरूरत है। इसके अलावा सरकारी निगरानी वैध, आवश्यक और आनुपातिक होनी चाहिए। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कंटेंट मॉडरेशन सहित एआई डिजाइन, परिनियोजन और उपयोग पर पारदर्शिता को बढ़ावा देना चाहिए। स्वतंत्र ऑडिट और मानवाधिकार प्रभाव आकलन करने की जरूरत है। एल्गोरिदम, भेदभाव और अप्रभावी तथा सुरक्षित प्रणालियों से सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत है। प्रभावी लेबलिंग विकसित करना और डिटेक्शन सॉफ्टवेयर में निवेश करने की जरूरत है। साथ ही डेटा संग्रहण और उपयोग को न्यूनतम करके डेटा गोपनीयता को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। वैश्विक नागरिक समाज के साथ सार्थक सहयोग करना और उसे संसाधन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। वहीं स्वतंत्र निरीक्षण के लिए न्यायपालिकाओं और प्राधिकरण को सशक्त बनाने की जरूरत है। सूचना की सत्यता, मानवाधिकारों और राजनीतिक संदर्भों के संबंध में आंतरिक विशेषज्ञों में निवेश करना होगा। मानवीय निरीक्षण, व्याख्यात्मकता, अपील और निवारण के लिए प्रणालियां स्थापित करनी होंगी। इसके अलावा एआई निगरानी प्रणाली की आनुपातिकता, आवश्यकता और वैधता सुनिश्चित करनी होगी। और आइए अब बात करते हैं अगली खबर की। आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI ने कैप्चरिंग द रेजिलियंस डिविडेंड रिपोर्ट जारी की। जलवायु परिवर्तन के कारण अवसंरचना क्षेत्र को सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 14% का वैश्विक औसत वार्षिक नुकसान हो सकता है। इसका आधे से ज्यादा बोझ निम्न और मध्यम आय वाले देशों पर पड़ने की आशंका है। भारत में केंद्र और राज्य सरकारें वर्तमान में शहरी अवसंरचना के 75% से अधिक का वित्त पोषण करती हैं। इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी बहुत कम है। जोखिम आकलन की बात करें तो इससे जलवायु लोचशीलता में निवेश करने के आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे प्रभावी रणनीतियां बनाने में भी मदद मिलेगी। वैश्विक अवसंरचना जोखिम मॉडल और लचीलापन सूचकांक विकसित किया गया है, जिसका उपयोग अधिकतर बड़े भूवैज्ञानिक और जलवायु संबंधी खतरों के कारण अवसंरचना परिसंपत्तियों के समक्ष उत्पन्न जोखिमों का अनुमान लगाने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा मजबूत अवसंरचना के निर्माण के लिए वित्त पोषण संबंधी कई चुनौतियां भी बताई गईं, जैसे कि लचीलेपन के निर्माण के लिए अक्सर अधिक अग्रिम धन की जरूरत पड़ती है, यानी एडवांस मनी की जरूरत पड़ती है। लचीलेपन को मापने का कोई आम सहमति वाला तरीका उपलब्ध नहीं है। इसमें यह किया जा सकता है कि अवसंरचना के विकास में निजी पूंजी निवेश बढ़ाया जाना चाहिए। लचीली अवसंरचना के लिए मानक बनाए जाने चाहिए और प्रमाणन की व्यवस्था करनी चाहिए। राष्ट्रीय और स्थानीय योजनाओं में प्रकृति आधारित अवसंरचना समाधानों यानी NBIS को समेकित किया जाना चाहिए। भारत में NBIS को एकीकृत करने के लिए राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना SAPCC की मदद ली जा सकती है।
CDRI यानी कि आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन, इसका सचिवालय नई दिल्ली में है। इसे भारत ने 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई सम्मेलन में लॉन्च किया था। इसके सदस्य हैं 31 देश और 8 संगठन। CDRI एक बहुहितधारक वैश्विक साझेदारी है। इसमें राष्ट्रीय सरकारें, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, बहुपक्षीय विकास बैंक और वित्त पोषण तंत्र, निजी क्षेत्र आदि शामिल हैं, जिसका उद्देश्य सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए नई और मौजूदा अवसंरचना प्रणालियों को जलवायु एवं आपदा संबंधी जोखिमों को सहने लायक बनाना है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 6 शहरी स्थानीय निकायों के लिए प्रायोगिक वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाएं शुरू की हैं। ACBP को अहमदाबाद, भुवनेश्वर, मैसूरू, राजकोट, नागपुर और पुणे के ULBs यानी शहरी स्थानीय निकायों के लिए लॉन्च किया गया है। प्रायोगिक वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाएं एक व्यापक दस्तावेज है। इसमें शहरी स्थानीय निकायों यानी ULBs के अधिकारियों की क्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए आवश्यक सभी उपायों का विवरण दिया गया है। मिशन कर्मयोगी के तहत गठित क्षमता निर्माण आयोग का लक्ष्य केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों में सरकारी अधिकारियों की क्षमता का निर्माण करना है। मंत्रालय ने ULBs के लिए क्षमता निर्माण योजनाएं तैयार करने के लिए एक व्यापक टूल किट भी लॉन्च की है। और आइए अब आपको बताते हैं कि शहरी स्थानीय निकायों में क्षमता निर्माण की जरूरत ही क्यों है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि शहरी प्रशासन में जटिलताएं बढ़ रही हैं। नवाचारों यानी इनोवेशंस की वजह से ज्ञान और कौशल का तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। क्षमता निर्माण के लिए उपयुक्त संस्थागत ढांचे में कमी है। ULBs में विशेषज्ञता की कमी है और इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए क्षमता निर्माण की जरूरत है। वर्ष 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शहरी स्थानीय निकायों को शासन के तीसरे स्तर के रूप में स्थापित किया गया था। हालांकि वे कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। राज्यों ने उन्हें सीमित स्वायत्तता प्रदान की थी और वित्त के लिए राज्यों पर ज्यादा निर्भरता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने ULBs से म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करके धन जुटाने का आग्रह किया है। ये बॉन्ड्स निश्चित परिपक्वता अवधि वाले ऋण लिखत हैं। आवश्यक कार्यबल की कमी तथा पदाधिकारियों में जवाबदेही की कमी भी इसकी एक समस्या है। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA 1967 के तहत जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। UAPA 1967 को व्यक्तियों और संगठनों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम के लिए अधिनियमित किया गया था। साथ ही ये अधिनियम आतंकवादी गतिविधियों और उनसे जुड़े मामलों से निपटने से भी संबंधित है। इसके तहत मुख्य प्रावधान ये किए गए हैं कि इस अधिनियम के तहत कई संज्ञेय अपराध होते हैं। इस अधिनियम के प्रावधानों की बात करें तो अधिनियम के तहत किए गए अपराध संज्ञेय होते हैं, यानी कि बिना वारंट के भी गिरफ्तारी की जा सकती है। मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है और इसके अलावा यदि ऐसे कृत्य के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जुर्माना भी लगाया जा सकता है। गैर कानूनी संगठन घोषित करने के लिए केंद्र सरकार विशेष आधारों को स्पष्ट करके किसी भी संगठन को गैर कानूनी घोषित कर सकती है। इसकी अधिसूचना आधिकारिक गैजेट में जारी की जाती है। अधिकरण की अधिकार सीमा किसी भी संगठन के गैर कानूनी घोषित होने के 30 दिनों के भीतर अधिसूचना अधिकरण को रेफर की जानी चाहिए। इसके अलावा अधिकरण में केवल एक सदस्य होता है जो कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है। केंद्र को इसमें प्रदत्त और भी कई शक्तियां हैं, जैसे कि किसी गैर कानूनी संगठन द्वारा उसके धन के उपयोग पर रोक लगाना, किसी गैर कानूनी संगम के उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले स्थानों को अधिसूचित करना। आतंकवादी कृत्य उन्हें कहा जाता है जिसमें भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को खतरे में डालना तथा भारत में या किसी विदेश में आतंकवादी हमला करने के इरादे से किया गया कोई भी कृत्य शामिल है। आतंकवाद से प्राप्त आय को जब्त करना उसमें शामिल है। ऐसा जांच अधिकारी द्वारा नामित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधनों को अधिसूचित किया है। ये संशोधन केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 के उन प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए कार्यात्मक तंत्र प्रदान करते हैं जिनमें कुछ कृत्यों को गैर आपराधिक घोषित किया गया है। संशोधनों का उद्देश्य ये है कि वर्ष 1995 में केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम को और अधिक व्यवसाय अनुकूल बनाना है, निवेशकों का विश्वास बढ़ाना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वृद्धि करना है। इस अधिनियम की धाराओं की फिर से समीक्षा की गई है। समीक्षा के बाद जन विश्वास प्रावधान संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा
कुछ प्रावधानों में वर्णित कृत्यों के लिए कठोर दंड को बदलकर जुर्माना आदि कर दिया गया है। कारावास से संबंधित प्रावधान की जगह अब मौद्रिक दंड और परामर्श तथा चेतावनी के रूप में कुछ अन्य गैर मौद्रिक सजा के प्रावधान किए गए हैं। अगला टॉपिक है यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन मिन्स्क समूह। भारत ने नारगोनो काराबाख क्षेत्र पर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए OSCE यानी यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन मिन्स्क समूह के प्रयासों का समर्थन किया है। OSCE दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय सुरक्षा संगठन है। इसमें 57 भागीदार देश शामिल हैं। OSCE मिन्स्क समूह को 1994 में स्थापित किया गया था। इसकी सह अध्यक्षता फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका करते हैं। इसके स्थायी सदस्य हैं बेलारूस, जर्मनी, इटली, स्वीडन, फिनलैंड, तुर्की, आर्मेनिया और अजरबैजान। अगला टॉपिक है भारत संयुक्त अरब अमीरात समझौते। निवेश पर UAE भारत उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की बैठक के दौरान हस्ताक्षरित समझौते में शामिल हैं। उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन, जिनमें 7 मुख्य क्षेत्रकों पर ध्यान दिया जाएगा। UAE की डोमेस्टिक कार्ड स्कीम विकसित करने के लिए अल एतिहाद पेमेंट्स और NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के बीच समझौता हुआ। DCS यानी डोमेस्टिक कार्ड स्कीम समाधान NIPL प्रदान करेगा। इसमें रुपे स्टैक तथा धोखाधड़ी निगरानी सेवाएं और एनालिटिक्स जैसी मूल्यवर्धित सेवाएं शामिल होंगी। JTF का गठन 2013 में किया गया था। इसे भारत और UAE के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए गठित किया गया था। सेवा क्रय प्रबंधक सूचकांक S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के मुताबिक सेवा PMI 13 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। सितंबर महीने में सेवा क्षेत्र में वृद्धि के मुख्य कारण थे प्रभावी विपणन, अनुकूल मांग और नए व्यवसायों में सुधार। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स एक सर्वेक्षण आधारित संकेतक है। इसे सेवा क्षेत्र की लगभग 400 कंपनियों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर जारी किया जाता है। इसे S&P ग्लोबल जारी करता है। अगला टॉपिक है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म OTT। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण TDSAT ने माना है कि OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। इस निर्णय के पीछे तर्क ये है कि OTT प्लेटफॉर्म्स को केंद्र सरकार से किसी अनुमति या लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। वे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली 2021 के तहत शासित होते हैं। TDSAT का गठन 2000 में ट्राई अधिनियम 1997 में संशोधन करके किया गया था। ये दूरसंचार क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित करते हुए विवादों और अपीलों पर निर्णय देता है। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी को मौजूदा 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 2016 में शुरू किया गया था। ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत आता है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण और वंचित परिवारों को खाना बनाने के लिए LPG जैसा स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना। उज्ज्वला 2.0 योजना के तहत प्रवासी परिवारों को विशेष सुविधा देते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1.6 करोड़ LPG कनेक्शन का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। हाल ही में वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 75 लाख नए LPG कनेक्शन देने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का विस्तार किया गया है। अगला टॉपिक है प्रोटीन बाइंडर्स। फसाई ने स्पष्ट किया है कि डेयरी उत्पादों में प्रोटीन बाइंडर्स या फिर किसी भी अन्य एडिटिव्स को मिलाने की अनुमति नहीं है। प्रोटीन बाइंडर जैविक अनुसंधान अभिकर्मक यानी एडिटिव्स हैं। ये नए खाद्य उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के निर्माण के लिए एक विशेष लक्षित प्रोटीन से जुड़ जाते हैं। प्रोटीन बाइंडिंग उत्पाद के प्रदर्शन को बढ़ा या घटा सकती है। प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन बॉन्ड को पचाने की क्षमता को प्रभावित करती है और इस तरह से ये दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन की जैविक और पौष्टिक वैल्यू को प्रभावित कर सकती है। मिल्क प्रोटीन भी एक तरीके का प्रोटीन बाइंडर्स है। ये आवश्यक एमिनो एसिड का एक अच्छा स्रोत है। मिल्क प्रोटीन आसानी से पच जाते हैं और कई पादप आधारित प्रोटीन्स के विपरीत इनमें कोई भी पोषण रोधी कारक नहीं होते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार। वर्ष 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसे को दिया जाएगा। उन्हें अपने अभिनव नाटकों और गद्य रचनाओं के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। उनके नाटकों और साहित्य ने उन लोगों को आवाज दी है जो अपनी बात कहने में सक्षम नहीं थे। उनकी कृतियों में सेप्टोलॉजी सीरीज ऑफ नॉवेल्स,
एक अर्धजीवनी, एलिस एट द फायर, मेलनकॉली और अ शाइनिंग शामिल है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकेडमी प्रदान करती है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। पैगोंगसो झील। पैगोंगसो झील 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये लेह लद्दाख की एक एंडोरहिक यानी भू आबद्ध झील है। ये दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। ये पूर्वी लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में अवस्थित है। झील का 1/3 हिस्सा भारत में है और शेष 2/3 चीन में है। ये झील अपना रंग बदलने के लिए भी प्रसिद्ध है। अलग अलग समय पर यह झील नीली, हरी और लाल दिखाई देती है। ये सिंधु नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। पूर्व में पैगोंगसो झील का निकास श्योक नदी तक था, लेकिन प्राकृतिक बांध बन जाने के कारण ये बंद हो गया है। श्योक नदी सिंधु की सहायक नदी है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।